हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उसी कड़ी पे नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम उसी पे पुष्पी पादप लैंगिक जनन में हम लोग अगला टॉपिक बात करने वाले हैं आज लघु बीजाणु जनन और परागकण की संरचना। ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग बात करना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या करना है आपको कि जैसे लास्ट क्लास में याद होगा हम लोगों ने बात की कैसे परागकण बनते हैं। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने ये बात की कैसे परागकण बनते हैं और उनकी जिस कोशिकाओं से बनते हैं उन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। और कौन उनको पोषण देता है, परागकोश की बात हुई, परागकोश की कितनी परतें होती है, सारे लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लिए। तो अब आगे उसी कड़ी में आगे बात करने जा रहा हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों की बात हुई थी, तो जैसे देखो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब बात की थी तो वहां पे हम लोगों ने बनाया था परागकोश। क्या बनाया था बेटा? परागकोश। ठीक है, परागकोश बनाया था, याद होगा। ठीक है, परागकोश में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसे हम लोग बोलते हैं पाली। क्या बोलते हैं बेटा? पाली। ये पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं? आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि कुल टोटल पालियों की संख्या कितनी होती है? दो पालियां होती हैं। पालियों की संख्या यहाँ पे 2 होती है, 2 पालियां होती हैं। और साथ ही अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ पे ये बात की प्रत्येक पाली में जो धानियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 2। ये 2 धानियां हो गई, ऐसे 1 2, ऐसे एक धानी ये हो गई, एक धानी ये हो गई। तो कुल धानियों की संख्या कितनी थी बेटा? 4। कुल धानियों की संख्या कितनी थी? 4। ठीक है ना, 4 धानियां थी। और यहाँ पर अगर आपको याद हो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला जो था इसे हम लोग बोलते हैं बेटा संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? संयोजी। 2 पालियों को आपस में जोड़ता है, इसे हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। ये चीजें हम लोगों ने कल बात कर ली थी। संयोजी ऊतक, ये हमारा संयोजी ऊतक हो गया। ठीक है ना, ये संयोजी ऊतक हो गया। ये पालियां हैं, एक पाली ये हो गई, दूसरी पाली ये भाई एक पाली हो गई, एक पाली ये हो गई। एक पाली में एक धानी, एक पाली में 2 धानी, एक धानी ये, एक धानी ये, 2 धानियां, कुल धानियों की संख्या 4। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो पालियां होती है इनमें टोटल 4 स्तर होते हैं। ये जो मतलब परागकोश की संरचना होती है, जो ये दीवार है जो व्हाइट कलर वाली, जो आपको व्हाइट ये दीवार दिख रही है ना, ये जो मोटी सी ये जो दीवार दिख रही है, तो ये जो दीवार है ये 4 परतों से मिलकर मोटी सी जो दीवार दिख रही है, ये जो आपको दिख रही होगी दीवार, ये जो मोटी सी है, ये दीवार टोटल 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कल मैंने आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये खुद ही 4 पर सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है, अब इसके टोटल अगर मैं स्तर बनाऊं तो सबसे पहले इसका जो स्तर होता है वो कौन सी होती है? बाह्य स्तर होती है। कल मैंने आपको बताया ही था। फिर दूसरा इसमें जो होता है, पहला नंबर बाह्य स्तर हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर दूसरा इसमें इसके जस्ट बाद, जैसे मान लो ये सबसे बाहर हो गई तो इसके इस लाइन में दूसरा स्तर, जैसे मान लो ये व्हाइट वाली ये मोटी सी दिख रही ना, तो इस मोटी वाली में जैसे मान लो ये व्हाइट वाली पूरी मोटी सी दीवार दिख रही है आपको, परत या कह सकते हैं ये वॉल या पूरी परत आपको दिख रही है पूरी, तो इस परत को अगर मैं जूम करके माइक्रोस्कोप से पूरा देखा जाए तो देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये अकेले एक लेयर नहीं है, यहाँ इस प्रकार के टोटल 4 लेयर हैं। जैसे मैं यहाँ बनाऊं, देखो देखो एक लेयर ये हो गई, फिर उसके बाद बेटा दूसरा लेयर जैसे मैं बनाऊं, एक लेयर ये हो गई, देखो ये हो गई, दूसरा लेयर हो गई, फिर एक लेयर और मैं जैसे बात करूं आपका, ये हमारी मान लो तीसरी लेयर हो गई, और ये लास्ट वाली जो हमारी है ये आपकी चौथी लेयर हो गई। तो इस प्रकार की 4 परतें हैं। ठीक है ना, तो और इन 4 परतों से मिलकर ही ये पूरी वॉल या बाहरी वाली परत संरचना बनी होती है, जिसे हम लोग परागकोश बोलते हैं। तो सबसे पहला स्तर इसमें बाह्य स्तर हो गया, दूसरा स्तर होता है इसमें पहला बाह्य स्तर हो गया, फिर दूसरा इसमें होता है बेटा अंतः स्तर होता है। क्या होता है बेटा? अंतः स्तर होता है। फिर इसमें तीसरी परत होती है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं बेटा? मध्य परत। चौथी परत होती है बेटा इसमें टेपिटम। टेपिटम होती है बेटा। ये 4 परत आप लोगों को कल मैंने बताई थी। ठीक है ना। उसके बाद जो रिक्त स्थान बचा होता है, कल वाला याद हो लेक्चर, तो उन रिक्त स्थान को, जो बीच वाले रिक्त स्थान होता है, जैसे देखो इधर भी 4 परत है, तो ये जो बीच वाला स्थान रिक्त स्थान है दिख रहा है आपको, आपका ग्रीन वायलेट कलर में, आपको थोड़ा सा ब्लू कलर में टाइप नहीं दिख रहा है जैसे, है ना, तो इसको जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी एक स्थान का नाम है जहां पे पाए जाते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो याद होगा यहाँ पे क्या पाई जाती है बेटा? यहाँ पाई जाती है लघु
बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है ना बेटा, मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ता है, ता, और इसमें एक मिनट, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अगर मैं बात करूं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और एक कोशिका में बहुत सारे हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के समूह को ही बोलते हैं ऊतक, और इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोजिनस ऊतक बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी हमारी बात हो गई है। और ये जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे आप बोलते हैं कि चिंटू की मम्मी है, या इनकी किसी की भी मम्मी है, फलाने की मम्मी है, ठीक है। तो ये सिंपल जैसे मान लो चिंटू की मम्मी या इसकी मम्मी या उसकी मम्मी, तो मतलब भाई ये उन्हीं से पैदा होंगे तभी तो उनकी माता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोश का तो किसकी माता है? लघु बीजाणु के हैं। तो मतलब इनसे आगे चल के पैदा होने वाला है बेटा लघु बीजाणु। क्या पैदा होने वाला है? लघु बीजाणु पैदा होने वाला है। ये बात मैंने आपको पहले ही कल बता दी थी। और लघु बीजाणु को ही हम लोग बोलते हैं बेटा परागकण। परागकण कब बोलेंगे? जैसे आप जानते हो आपके दो नाम होते हैं, चलतू नाम है, जिसे आप लोग बोलते हैं पेट नेम, जो घर में अक्सर बोलते हैं, तो चिढ़ाने के लिए कई बार नाम रखा जाता है, चुन्नू, मुन्नू, गुन्नू टाइप के, ठीक है। दुनिया भर के जो भी नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर उन नाम से सामान्यतः कोई आपको बुलाता नहीं है, जो आपके ओरिजिनल नेम है आपको लोग ज्यादातर उसी से बुलाते हैं। तो वैसे शुरुआत में जब ये पैदा होता है तो इसका बहुत प्यार, जो प्यार वाला नाम होता है ना बेटा, जो घर में शुरुआत के दौर पर रख दिया जाता है, तो बोलते हैं बबुआ, ठीक है, चुन्नू, मुन्नू टाइप का, छोटू, ऐसे। तो प्यारा, ये अभी जस्ट पैदा हुआ तो बहुत गोल मटोल टाइप का है, तब पैदा हुआ है तो इसका नाम रख दिया गया लघु बीजाणु। जब आगे चल के हट्टा कट्टा खा पी कर मोटा ताजा हो जाएगा, शादी करने योग्य हो जाएगा, यंग हो जाएगा, तब इसी का नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा बेटा? परागकण रख दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका नाम परागकण हो जाएगा। तो है इसी का नाम, लेकिन अवस्था बदल जाने पर जैसे बदल जाती हैं चीजें, उसी प्रकार के जब मेच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो लोकल नाम जो पिट नाम है वो यूज नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से इसका नाम लघु बीजाणु से आगे चलकर क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। और आपको मैंने पढ़ा रखा है साइंस में, जब भी कोई पैदा होता है तो उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। पैदा कौन हो रहे हैं भैया? लघु बीजाणु। तो इसलिए इस क्रिया को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? लघु, इस क्रिया को बोला जाएगा लघु बीजाणु जनन। क्या बोला जाएगा बेटा? लघु बीजाणु जनन। क्या बोला जाएगा? लघु बीजाणु जनन बोला जाएगा। तो इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन बोला जाएगा। तो आज हमारा वही टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन की हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा, अब देखो, अब यहां से डाउट आने के चांस है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि परागकोश, जैसे ये पूरा का पूरा क्या होता है, इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर का ये भाग परागकोश हो गया, इसे बोलते तंत्र या पुतंत्र, बीच में संयोजी ऊतक। जो दो परागकोश में दो पालियां होती है, एक पाली ये वाली हो गई, एक पाली ये हो गई, दोनों पालियों को आपस में जोड़ने में संयोजी ऊतक काम करते हैं। फिर प्रत्येक पाली में दो धानियां होती हैं, इन धानियों को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। लघु ही शब्द क्यों यूज किया, कल बहुत डिटेल में बताया है, आप जाकर देखेंगे लास्ट वाला लेक्चर तो पता चलेगा। ये जो लघु बीजाणु धानी है, इनमें दो ऐसे प्लेस पाए जाते हैं, एक धानी ये, एक धानी ये। तो इनमें कोशिकाओं का समूह होता है, और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणु मात्र कोश का, एक को कोश लघु बीजाणु मात्र कोश का, पूरे को लघु बीजाणु कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते बेटा? ऊतक। तो उसे ऊतक बोला जाएगा। तो अब इनसे देखते हैं कि इनको लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कैसे जनन होगा और कैसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, ये चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। कोई चीज डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, जहां पे हो उस चीज को मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे समझते हैं, जैसे देखो मैं यहां से कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को ले लेता हूं और उनको बनाता हूं। जैसे आपको दिख रहा है ना, इसी कलर की मैं लघु बीजाणु कोशिकाएं ले रहा हूं। जैसे आप देखें, जैसे मैंने लिया कुछ लघु बीजाणु कोशिकाओं, जैसे कल के चित्र में एकदम क्लियर है, आप जाके वहां देखेंगे। जैसे मैं एक धानी, ये जो ब्लू कलर वाली जो ये धानी ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं तो जानते बेटा ये कैसी होगी? ये कुछ ऐसी संरचना होती है, देखें ऐसे कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, ऐसी। ये ठीक है, इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु। अब इन कोशिकाओं से मैं कुछ कोशिकाएं यहाँ पे ले लेता हूं। तो देखो, तो जैसे मैंने एक इतना हिस्सा काट लिया, काट के मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। तो देखो आप समझे, जैसे मान लो ये बेटा उस कोशिकाओं के केंद्रक हो गए। ये क्या है बेटा? ये है
लघु बीजाणु मात्र लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। अब मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इन्हें बोलते हैं बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कैसी होती है बेटा? ये बेटा होती है दुगुणित। कैसी होती है बेटा? दुगुणित। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। इन्हें बोलते हैं बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इन लघु बीजाणु कोशिकाओं में मान लो ये वाली कोशिका डिवीजन करने जा रही है, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होती है बेटा? दुगुणित होती हैं। दुगुणित का मतलब इनमें क्रोमोसोम की संख्या जोड़ी में होती है। जैसे हमारे में टोटल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46। तो हम कितने जोड़ी हम लोग बोलते हैं? 23 जोड़ी। तो हर एक सेट में 2-2 है, तो इसको दुगुणित बोला जाता है। अगर हर सेट में 3-3 हो क्रोमोसोम्स तो उसे त्रिगुणित। यदि हर एक सेट में 1-1 हो तो उसे बोलते हैं अगुणित अवस्था बोली जाती है। जैसे हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र है तो मतलब टोटल 46 है। तो हर एक सेट कितने हैं? 23। तो हर सेट में 2-2 है तो दुगुणित है। तो इसी प्रकार हर सेट में 2-2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुगुणित अवस्था बोली जाती है। ये पॉइंट मैं आपको अभी इस टॉपिक को पढ़ा लो तो क्लियर करता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं इस पर। हाँ, मैंने आपको पुष्प फ्लावर बोला था कि फ्लावर लेके आऊंगा, फ्लावर का डिस्ट्रक्शन करके मैं सारी चीज समझाऊंगा। मैं आज फ्लावर नहीं ला पाया हूँ, मैं अगले लेक्चर में फ्लावर लेके आऊंगा, पूरा आपको दिखा के समझाऊंगा कैसे फ्लावर होता है, उसमें कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है ना। चलो आज आगे इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। अब जैसे मान लो इस कोशिका को मैंने एक ले लिया, तो एक कोशिका ले ली तो एक कोशिका ये हो गई, ठीक है। तो ये आपका जो लघु बीजाणु मात्र का है, तो जो विभाजन में पार्टिसिपेट करनी होती है, तो जो भी कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट करने वाली होती है, तो सबसे पहले वो अपने ही जैसे बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, तो अपने ही जैसे बहुत सारी जब कोशिकाओं का निर्माण करना होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं बेटा? समसूत्री। तो इनमें क्या होगा? समसूत्री, इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा विभाजन होता है, सम मतलब मेरे जैसा, सूत्र मतलब गुणसूत्र रखने वाला अगर विभाजन हो, मेरे जैसे गुणसूत्र रखने वाला मतलब जैसे अगर इस कोशिका में 46 थे गुणसूत्र थे, मान लो यहाँ, तो विभाजन होने के बाद जब नई कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका से 2 कोशिका, विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो दोनों में ही 46 गुणसूत्र होता है। मतलब गुणसूत्रों समसूत्र, सम मतलब एक जैसा हो, बराबर हो, क्या सूत्र मतलब गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो, अगर ऐसा कोई विभाजन होता है इसे समसूत्री बोलते हैं। लेकिन यही मान लो एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 बने, अब ये 46 में इसमें 23 हो जाए और इसमें भी 23 हो जाए, तो ये इसे बोलते हैं बेटा अर्ध। अर्ध का मतलब यहाँ 46 थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई, 23 रह गई दोनों में, तो इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन बेटा। ये चीज अभी हम बात करेंगे, अगर आप लोग नहीं 11 में पढ़ रखे हैं, ये कोशिका विभाजन का पार्ट है, कोशिका विभाजन 11 का चैप्टर है, उसका ये पार्ट है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो मैं भी अब इसको सिखा दूंगा। फिर आगे बात करते हैं समसूत्री विभाजन क्यों होता है सर? बेटा समसूत्री विभाजन इसलिए क्योंकि जो लघु बीजाणु धानी होती है ना, वहां पे बहुत कम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। अगर एक कोश का विभाजन में चली जाएगी तो एक कोश का ज्यादा से ज्यादा 4 लघु बीजाणु बनाती है, इससे ज्यादा नहीं बना सकती है। और पराग कोश के अंदर उस पूरी संरचना में लाखों परागकण या लाखों हजारों परागकण बनते हैं। तो इसका मतलब जब सबसे पहले कोशिका समसूत्री विभाजन करती है तो अपने सारी बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है, फिर वो कोशिकाएं भाग लेती हैं अर्धसूत्री विभाजन में, तो अर्धसूत्री विभाजन से फिर आपके युग्मक बनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु या परागकण। अब समझो, इस टॉपिक को मैं अभी आगे डिटेल में समझाने वाला हूं, तो ताकि आप अभी मैं इसको समझो। तो सबसे पहले बेटा समसूत्री विभाजन करेगी तो अपने ही जैसे बहुत सारी ये दुगुणित कोशिकाएं बनाएगी, बहुत सारी दुगुणित कोशिकाएं बनाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारी दुगुणित कोशिकाएं बनाएंगी, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बहुत सारी इसी प्रकार की कई सारी कोशिकाएं बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। जैसे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, तो बहुत सारी इस प्रकार की कोशिकाएं बनके तैयार हो जाएंगी। समसूत्री विभाजन हुआ और मैं यहाँ 4 ही बना रहा हूँ, मतलब यहाँ बहुत सारी होंगी, ठीक है ना बेटा, मतलब 4-5 बना रहा हूँ, लेकिन ये समझिए समसूत्री विभाजन तो बहुत सारी इसी प्रकार की कोशिकाएं बनके तैयार हुई। फिर इन कोशिकाओं में से इस, ठीक है ना, इन कोशिकाओं को भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही बोला जाएगा, ठीक है। अब इन कोशिकाओं में से जो परिपक्व होकर के और पोषण ग्रहण करके, क्या ग्रहण करेगी बेटा?
पोषण ग्रहण करेगी। पोषण क्यों? क्योंकि विभाजन करने जा रही है, ठीक है। अब विभाजन करने से पहले पोषण ग्रहण करेगी, क्योंकि पोषण की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो पोषण ग्रहण करके परिपक्व हो जाती है और इसका आकार थोड़ा सा इन कोशिकाओं से बड़ा हो जाता है। तो इस कोशिका को हम बोलते हैं, ये जो कोशिका ना बेटा, ये इसका जीवद्रव्य ये हो गया केंद्रक, ऐसे यहाँ भी ये आप समझे रहिएगा ये सारी बातें। मुझे लगता है डाउट नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का, लेकिन फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बहुत इतनी लघु बीजाणु धानी में बहुत कम कोशिकाएं रहती, जैसे मैंने आपको दिख रहा है। तो ये कोशिकाएं हम ले लेते हैं, किसी एक में जैसी प्रक्रिया होती है वैसे सभी कोशिकाएं एक वैसा ही सेम फंक्शन सभी करते हैं। उसी प्रकार सभी विभाजन करके या जनन करके लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, जैसा एक कोशिका करेगी वैसे सभी कोशिकाएं करेंगी। तो किसी एक कोशिका का अगर अध्ययन देख ले तो सभी कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में हमें अपने आप स्वतः पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो हमने कुछ कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं से ले ली, लैब में उनको निकाल लेते, फिर उनमें से एक कोशिका का चयन किया तो देखा कि वो कैसे विभाजन करती। तो पता चला कि सबसे पहले वो समसूत्री विभाजन करती है, अपने ही जैसे बहुत सारी कोशिकाएं निर्माण करके तैयार कर लेती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे मैं विभाजन में जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं मतलब ये मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, मर जाऊंगी, मैं ये समझ में कि वो डेड हो जाएगी या लघु बीजाणु में बदल जाएगी, परागकण में बदल जाएगी, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और लेकिन मैं एक कोशिका से 4 ही बना सकता हूं, लेकिन मुझे संख्या लाखों में बनानी है। तो बेहतर तरीका है कि मैं पहले समसूत्री विभाजन करूं और अपने जैसे बहुत सारी कोशिकाएं तैयार कर लूं। फिर एक एक करके सभी, पहले ये भाग लेगी, फिर ये लेगी, फिर ये कर लेगी, फिर ये। अब ये एक एक करके कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्रिया कहीं बेटा वहां पे अलग अलग नहीं चलती कि पहले तुम जाओ फिर आप जाओ फिर आप जाओ, यहाँ कोई नंबर नहीं लगा रहता। ये सारी एक साथ होती हैं, ये सभी कोशिकाओं में डिवीजन एक साथ होता है। लेकिन हमको समझना है तो किसी एक का समझ ले, बाकी समय वही होगा। तो मैं क्योंकि अगर सबका एक साथ बनाने लगूंगा तो बोर्ड में जगह नहीं रहेगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक ना। तो ये बात जो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर ये कैसे हो रहा, तो जो प्रक्रिया एक में होगी वही बेटा सभी में होगी। एक का समझे तो वही सब में होगा और सभी प्रक्रिया एक साथ प्लांट में चलती है, सभी कोशिकाओं में प्रक्रिया एक साथ चलती है। जितनी लघु बीजाणु कोशिका सभी एक साथ पार्टिसिपेट होता, कोई यहाँ आगे पीछे वाला नहीं होता। होगा भी तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, मतलब कि वो आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कोई 1 दिन, बस इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक ना। तो ये चीज को आप लोग डाउट यहाँ पे नहीं आएगा, आपको आना चाहिए। यहाँ तक बात हो गई। अपने जैसे बहुत सारी कोशिका बना ली ताकि परागकणों की संख्या अधिक से अधिक बन सके। क्यों? क्योंकि 1 से 4 ही बनते। क्यों 1 से 4 बनता है? उसका जवाब बेटा ये विभाजन देता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। ये अभी आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। या आज के लेक्चर में भी होगा, तो कल के लेक्चर में 2 चीजें हमारा है पेंडिंग है, उसको बात करेंगे। एक फ्लावर की संरचना मुझे आपको दिखाना है और समझाना है कैसे क्या होता है, लाइव में आपको दिखाऊंगा करके, और एक ये समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो इसका आकार बड़ा हो जाता है बेटा। तो जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, जब इसका आकार बड़ा हो जाता है बेटा तो इसे बोलते हैं क्रियात्मक। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं क्रियात्मक, समझिएगा, लघु क्रियात्मक। इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसे बोलते हैं बेटा क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बेटा समसूत्री विभाजन हुआ है तो क्या गुणसूत्रों की संख्या कोई चेंज होगी? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी 2n होगी, 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 ये भी 2n होगी। तो ये ध्यान रखिएगा सभी में 2n होंगी। यहाँ भी जितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका सभी में 2n है, क्योंकि अभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं आगे लिखने जा रहा हूँ। अब ये विभाजन, जब आगे विभाजन में मेन विभाजन जो जनन वाला होता है, लैंगिक जनन वाला विभाजन होता है, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन की बेटा खास बात होती है, मैं आपको बताया कि अभी आगे समझाना भी है मुझे। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में पूर्ण होता है, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। तो सबसे पहले होता है अर्धसूत्री प्रथम, इसे अर्धसूत्री फर्स्ट भी बोला जाता है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलते हैं बेटा? मियोसिस फर्स्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसे क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं लिखे दे रहा हूं, इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में FUNCTIONAL, फंक्शनल माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मदर मतलब मात्र, सेल मतलब कोशिका, माइक्रोस्पोर मतलब SPORE।
SPORM। ठीक है, पोषण ग्रहण करना मतलब न्यूट्रिशन गेन करता है। समसूत्री विभाजन को बेटा बोलते हैं माइटोसिस, इंग्लिश आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई पड़े अच्छे से। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं। समसूत्री विभाजन को अभी बता ही दिया। तो जब यहाँ विभाजन होगा तो यहाँ पे बेटा विभाजन के बाद हमेशा कोशिका का आकार बेटा छोटा हो जाता है। इस चीज को हमेशा ज्ञान रखें। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि अभी खा पी करके हड्डी चौड़ी हो गई, इसके पास बहुत सारा जीव द्रव्य है। लेकिन जब विभाजन होता है तो जीव द्रव्य दो कोशिकाओं में दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो जीव द्रव्य थोड़ा थोड़ा मिले। जैसे भाई किसी के घर में, किसी का घर है, किसी में बाबा जी ने बड़े लाड प्यार से घर बनाया, लेकिन बच्चों जब ढिसुम करना शुरू करते हैं, अरे बोलते हैं बाबूजी, वो बोलते हैं हमको इनके साथ नहीं रहना, हमको इनको साथ नहीं रहना है। तो आप देखते हैं जो परिवार का विलगाव होता है, ठीक है, तो उसमें होता है कि सारी चीजें आपस में बांट ली जाती है। अब 4 थालियां तो 2 उनको मिलेंगी, 2 उनको मिलेगी। जमीन है तो वैसे मिलेगी, घर है तो आधा आधा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चीजें बताओ, घर जो पहले बड़ा था वो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सिंपल सी कोशिकाएं जब बटेंगी 2 भाग में तो वो उसका भी आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन तो गुणसूत्र भी आधे आधे मिलेंगे बेटा, क्योंकि सब समान आधा आधा मिल रहा है। तो ये लो भाई बराबरी का बंटवारा है ना, इसका नाम ही अर्धसूत्री। भाई आप बंटवारा जब होता तो सारी चीज बराबर बराबर ली जाती है कि नहीं ली जाती? तो ऐसे n हो जाएगा। अब ये इसके बाद अर्धसूत्री द्वितीय होता है, इसे बोलते हैं, इस विभाजन को हम लोग बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन वहां लिख लेना, मैंने विभाजन नहीं लिखा है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड इसको बोलते हैं। तो इस कोशिका से भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे। तो बेटा टोटल कितने बनते हैं बेटा? 4 बनते हैं। 1 2 3 4, ये 4 लघु बीजाणु बनके तैयार होते हैं। नवनिर्मित लघु बीजाणु है, इन्हें कहा जाता है बेटा लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहा जाता है बेटा? लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। लघु बीजाणु चतुष्क, इन्हें लघु बीजाणु इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड, ठीक है ना, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो ये चारों लघु बीजाणु होते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चारों जो लघु बीजाणु होते हैं ये आपस में एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं। चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं बेटा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, इस प्रकार ये चारों जुड़े होते हैं। तो ये जिस संरचना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेटा, इसे बोला जाता है कैलोज। इसे बोलते हैं बेटा कैलोज बंधन। क्या बोलते हैं बेटा? कैलोज बंधन। इस कैलोज बंधन का निर्माण कौन करता है? याद है बेटा? टैपिटम। ये चीज टैपिटम ही इस कैलोज बंधन का निर्माण करती है, और टैपिटम ही इन लघु बीजाणु चतुष्क जो भी बनके तैयार हुए पैदा हुए हैं। तो भाई कोई जब बच्चा पैदा होता है तो उसे भूख बहुत लगती है, रोता बहुत है, तो वैसे ये भी बहुत अभी जस्ट पैदा हुए तो तुरंत दूध मांगेंगे बेटा, भोजन के लिए चिल्लाएंगे क्या हो के हो, ठीक है। तो ये जैसे भोजन के लिए चिल्लाएंगे तो तुरंत इनको पोषण देने कौन आएगा? टैपिटम। क्यों बेटा? आप बात समझो, सामान्यतः बच्चा पैदा होता है तो उसको भोजन कौन देता है? माता जी। माता जी तो खुद इनकी नष्ट हो गई बेचारी, समसूत्री विभाजन की अपना बलिदान करके इन्हें पैदा कर दी और निकल ली दुनिया से। अब ये भी हो गए अनाथ, इनको भोजन कौन देगा? तो माता के बगल में कौन बैठा है? भैया। तो मामा जी, तो माँ, तो माँ।
तो भैया माता जी का आगे चल के दायित्व तो कौन निभाएगा, टैपटम। तो एक तरह से समझ लो ये तो हो गई इनको पैदा करने वाली माता और ये हो गई इनको पालने वाली माता। तो यशोदा इनकी ये हो गई और देवकी इनकी ये हो गई लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने तो सिर्फ पैदा किया लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो एक तरह से देवकी है, लेकिन आगे चल के इनको लालन पालन, इनको पोषण प्रदान करना, इनको बांध के रखना कि आपस में, ये सारा काम कौन करता है भैया, टैपटम करता है। कौन करता है, टैपटम। तो यहां तक मुझे लगता है पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही आप लिख सकते हैं यहां से यहां तक, इस पूरी प्रक्रिया को ही बेटा कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है बेटा, लघु बीजाणु जनन बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु जनन। इसी को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। तो ये तो हो गई लघु बीजाणु की कहानी, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। कोई डाउट हो तो एक बार आप देख लें, समझ लें, फिर मुझे बताएं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर मुझे बताएं जल्दी से, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने बात की कि भाई पराग पुमंग, पुमंग पुष्प का तृतीय भाग होता है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के दो भाग हो गए, ये तंतु या पुतंतु हो गए, ये हो गया परागकोश। परागकोश की अगर बात किया जाए तो परागकोश की जो खुद 4 स्तरों से मिलकर बना होता है, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर, टैपेटम। जो इसकी सबसे अंतिम परत होती है, लास्ट परत होती है, चौथी परत टैपेटम होती है, जो न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम करती है नवनिर्मित लघु बीजाणुओं को तथा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को। जब वो क्या करती है, जनन करती है। कौन सा जनन, लघु बीज। देखो पोषण ग्रहण कर रही है ना, तो पोषण कौन देगा, टैपेटम देगा, और आगे चल के इनको भी पोषण यही देगा। आगे बात होगी। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। एक पाली में 2 धानी होती है बेटा, एक धानी ये हो गई, एक धानी ये हो गई, कुल धानियों की संख्या 4, इसलिए इसे बोलते हैं लघु चतुष्क लघु बीजाणु धानी यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, कितनी होती है टोटल, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। फिर इन लघु बीजाणु धानियों में एक स्थान होता है, जिस स्थान को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जहां बहुत सारी कोशिकाओं का झुंड या समूह होता है। कोशिकाओं के समूह को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊतक बोलते हैं। इसे इंग्लिश में स्पोरोजिनस ऊतक भी बोला जाता है। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। इन जो ऊतक है, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना, तो प्रत्येक कोशिका को बोला जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यह लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को अगर हम लें और देखें कि ये कैसे जनन करती हैं और कैसे चिंटू को पैदा कर रही हैं या लघु बीजाणु को पैदा कर रही हैं। ये जो बेटा देख रहे हो ना लघु बीजाणु को, इसी को सूक्ष्म बीजाणु भी बोलते हैं। क्यों भाई, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका को सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं, तो इसी तरह से इसका नाम लघु बीजाणु पड़ा, तो इसे सूक्ष्म बीजाणु भी बोलेंगे। इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, तो इसी का दूसरा नाम हो जाएगा सूक्ष्म बीजाणु जनन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ये लघु बीजाणु मात्र कोई एक कोशिका में क्रिया देखें, वही क्रियाएं सभी कोशिकाओं में एक साथ होती हैं, तो किसी एक का अध्ययन कर ले तो सभी का हमको पता चल जाएगा। तो एक कोशिका में देखा तो सबसे पहले वो समसूत्री विभाजन करती है, अपने जैसे बहुत सारी कोशिका बनाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा परागकण उत्पन्न किया जा सके। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र सम मतलब समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र, ऐसा विभाजन जिसमें 1 से 2 कोशिकाएं तो बने लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान हो। जैसे मान लो एक कोशिका की तो 2 बन गए, फिर दूसरी की तो 2 से फिर 4 बने, फिर तीसरी की तो फिर 2 बन गए, ऐसे करके लाखों कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती है, हजारों कोशिकाएं। फिर इन हजारों कोशिकाएं एक साथ पोषण ग्रहण करती है, तो पोषण ग्रहण करने के बाद इनका आकार बड़ा हो जाता है। पोषण देने का काम कौन भैया, टैपेटम, ठीक है, टैपेटम। अब पोषण ग्रहण किया, पोषण ग्रहण करने पर इनका आकार बड़ा हो गया। क्रियात्मक लघु बीजाणु, जैसे घर में बाबूजी ने बहुत दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ बनाया, अंत में बच्चे कहते हैं आज बाबूजी मार डालूंगा, काट डालूंगा, बांट दो नहीं तो आपको घर से निकाल डालूंगा, ठीक है, बोलते हैं ना। तो बाबूजी भी कहते हैं भैया बांट लो भैया, अब हमारे बस का नहीं रह गया, अपना अपना कमाइए खाइए। तो वही सिचुएशन है। अर्धसूत्र, अब बंटवारा कैसा होगा बेटा, बराबरी का, आधा आधा, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य था वो भी आधा हो गया, तो आकार छोटा छोटा हो गया, गुणसूत्रों की संख्या भी आधी आधी हो गई। पहली बार बंटवारा हुआ तो 1 से कितने बने, 2, दोबारा हुआ तो 2 से कितने हो गए, 4 जो बने इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु। इस पूरी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कल ही पूरा समझाया है कि जब भी कभी भी जनन होगा तो नई संतान उत्पन्न होगी, और जनन को तभी कहा जाता है साइंस में जब कोई नई संतान उत्पन्न हो। तो 4 लोग उत्पन्न हुए माता जी से, उन माता का नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसको पैदा की, लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु को। ये आपस में जुड़े हैं, 4 हैं संख्या में, इसलिए बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं बात कर रहा हूं अगले स्टेज में, ठीक है।
अब ये लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं बेटा, ये इतना ही हमारे में है, एनसीईआरटी इतना ही कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछती है कि जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं अभी तक आवर्त बीजी पादपों में कितने प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो बेटा इनकी व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको इसको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे एक सेकेंड मैं आपको जैसे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं, कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड इसको देख लो तुरंत आप लोग, तो बहुत समय नहीं लगेगा। अरेंजमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, देखो ये सुनता है कि नहीं सुनता, क्योंकि अक्सर ये सुनता नहीं है, बड़ा सुन नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे हम लोग परेशान हो जाएंगे। इमेज देखते हैं, ये देखो बेटा, देखो समझो, ये वाला चित्र देख लो, ये दिख रहा है ना बेटा, यही प्रश्न पूछा जाता है मुझे लगता है। यहाँ पे आपको देखो बड़ा सा दिख रहा है, अब आप देख लें इसको। टोटल ये जैसे प्रश्न आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलन, पोलन मतलब परागकण, माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु, टेट्राड, टेट्राड वही शब्द हिंदी इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बेटा सॉरी, ये तो किसी साइड का आ गया है प्रश्न, सॉरी बेटा, एक मिनट, इमेज नहीं किसी साइड का प्रश्न आ गया है, क्योंकि इसमें फिर इशू आ जाएगा, क्या बोलते हैं एक्चुअल में इसमें ये इशू आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ इसको आप देखें, नहीं तो उसमें इशू आएगा बाद में, कॉपीराइट का इशू आएगा। तो मैं यहाँ पे आप देखिए, जैसे देखें अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, ये इमेज है गूगल्स में दी हुई, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बात किया, देखो बेटा ये टोटल 5 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो मैंने आपको कौन सा सिखाया, ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपका देख रहे हैं ना, तो इस आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहला हो गया आपका टेट्राहेड्रल है, दूसरा इस वाली अवस्था को बोलते हैं बेटा आइसोबाइलेटरल बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं डी कैसुएट, ये टी शेप है, टी आकार का, ये होता है लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया वो एक दूसरे के ऊपर नीचे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ तो चलिए भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिचुएशन, जैसे ये देखो यहाँ पे, तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्था दे। सबसे ज्यादा बेटा पाया जाता है टेट्राहेड्रल पाया जाता है, चतुष्फलकी पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। ये वाली जो संरचना होती है, ठीक है ना, ये जो होती है संरचना होती है, ये सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये चीज है, तो इस चीज को आप लोग पढ़ लेंगे, घर पे देख लेंगे, आपके पास सारी सुविधा उपलब्ध भी है, तो इस चीज को आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग अपनी क्लास पे चलते हैं। तो टोटल कितने प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं, मैंने आपको दिखाया, टोटल 5 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं चतुष्फलकी, रेखी, क्रासित, ठीक है ना। इस प्रकार की संरचना, सबसे पहला होगा चतुष्फलकी, फिर हो गया आपका चतुष्फलकी में देखो चतुष्फलकी की संरचना देख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा, ये सबसे ज्यादा। और इस प्रकार की जो संरचना होती है, जैसे ये जो संरचना होती है बेटा, ये वाली, ये जो होती है संरचना, ये आपकी चतुष्फलकी होती है, ठीक है ना। अब ये नीचे से ऐसे इधर, ये आपस में ये इस तरह जुड़े रहते हैं सब, ये संरचना चतुष्फलकी होती है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है चतुष्फलकी, ठीक है। एक होता है, फिर दूसरा होता है बेटा, ये पहला होगा, दूसरा होता है बेटा आइसोबाइलेटरल, इसे बोलते हैं समद्विपार्श्वी। तो समद्विपार्श्वी एक दूसरा तरीका हो गया। फिर तीसरा बेटा होता है क्रासित, जैसे डी कैसुएट। फिर तीसरा आपके बाद चौथा होता है बेटा टी आकार का। टी आकार में बेटा एक 2 3 4 इस प्रकार ये चारों तो ये टी आकार होता है। लीनियर का बेटा होता है जिसे रेखी बोलते हैं,
एक के नीचे एक, ऐसे चार के चारों इकट्ठा रहते हैं, ये स्ट्रक्चर लीनियर होती है। तो पांचों संरचना में हमने आपको दिखा दिया, आप लोग याद रखें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात आ गई। तो बेटा ये तो पहला लघु बीजाणु जनन खत्म हो गया, और लघु बीजाणु जनन जो बनते हैं चतुष्क बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े किससे रहते हैं? कैलोज बंधन के कारण जुड़े रहते हैं। इस कैलोज बंधन का निर्माण कौन करता है बेटा? ये कैलोज बंधन का निर्माण टेप्टम करता है, और टेप्टम इनको पोषण प्रदान करता है। यहाँ तक हमारी बात हो गई, ठीक है ना। उसके बाद की बात समझ रहे हैं अब हमको, देखो उसके बाद की बात क्या है। अगला जो हमको सीखना है, अगले जो बात करनी है, जो हमको सीखना है, अगला स्ट्रक्चर जो हमको सीखना है, समझना है बेटा, वो है परागकण की संरचना। अब देखो, तो ये जब लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं ना, तो इनको जब टेप्टम पोषण प्रदान कर देता है तो बेटा ये परिपक्व हो जाते हैं। तो परिपक्व होने के बाद फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इनको अलग करने के लिए कैलोज बंधन मुक्त विकर का की आवश्यकता पड़ती है। ये भी बना के टेप्टम है। तो देखो, पहले इनको संजो के रखना, पोषण करना, फिर आराम से इनका सेवा पानी करना, सारा काम यशोदा, यशोदा मतलब टेप्टम, यशोदा मैया कर रही है, टेप्टम कर रही है। और जैसे ही परिपक्व हो जाएंगे, घूमने टहलने लायक हो, तो मैया कहेंगे भैया अब मैं आपको छोड़ रही हूँ, घूमो टहलो, आराम से खाओ पियो, तो परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उस समय इनको मुक्त करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जो कैलोज बंधन को तोड़ सके, जिसे बोलते हैं कैलोज बंधन मुक्त विकर। तो इसका निर्माण भी बेटा टेप्टम ही करता है, ध्यान रखिएगा। तो बांधने का काम भी टेप्टम किया, मुक्त करने का भी काम किया, और खिलाया पिलाया, बड़ा किया, सेवा पानी कर दिया। जब चलने फिरने लायक हो गए तो छोड़ दिया कि अब जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे याद है, देवकी ने पैदा किया, पालन पोषण यशोदा ने किया, और जब फिर बड़े हो गए तो बहुत सारी लीलाएं दिखाने का काम कृष्ण जी ने किया। तो वैसे ही ये भी अभी बहुत सारी लीलाएं करते हैं परागकण। तो आइए उस लीलाओं पे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या ये लीला करते हैं। जैसे तो उसमें पहला आपके बात क्या, तो बात यहाँ तक बात। अब हम लोग टॉपिक में बात करते हैं पराग कण। इसी को देखो बेटा बोलते हैं परागकण। जब तक परिपक्व नहीं हुए थे तब तक तो इनको बोला जाता लघु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु, और एक साथ रहते हैं तब इनको लघु बीजाणु चतुष्क या सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क। लेकिन जब परिपक्व हो जाते हैं पोषण ग्रहण करने के बाद, उस जो डायग्राम बना है ना, उसके बाद एक डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं बेटा पोषण। क्या ग्रहण करते हैं? पोषण। पोषण कौन देता है बेटा? टेपिटम, लिख लीजिएगा, टेपिटम ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या हो जाते हैं बेटा? परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व होने के बाद ये जब परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व, इसी डायग्राम के नीचे इसको भी थोड़ा सा बना लीजिए। पोषण कौन दिया? टेप्टम। परिपक्व हो जाएंगे, तो परिपक्व होने के बाद बेटा ये देखो, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये परिपक्व हो गए, थोड़ा सा ये मैंने बना दिया, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और ये इस तरह की संरचना में इनके परिवर्तन हो जाता है, ये से, और ये अलग होकर, एक दूसरे से अलग होकर उस परागकोश में पड़े रहते हैं। तो परागकोश में जब पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे टेपिटम तो पूरा यूज हो गया पोषण देने में, ठीक है, क्योंकि वो ऐसो, तो ठीक है। तो बची सिर्फ कितनी स्तर? 3। तो जब सारे परागकण वहां भरे रहते हैं और ये मेच्योर हो जाते हैं, लघु बीजाणु से बदल जाते हैं किसमें? अब बेटा ये बदल जाते हैं परागकण में। किसमें बदल जाते हैं? परागकण में, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन। तो देखिए, याद रखिएगा, बस कंफ्यूजन क्यों इस चैप्टर में बहुत है, क्योंकि हर जगह नाम बदल गए। शुरुआत में लघु बीजाणु मात्र कोश का थी, विभाजन किया, लघु बीजाणु पैदा हुए, सूक्ष्म बीजाणु पैदा हुए, लघु बीजाणु जनन बोला गया, पैदा हुए लघु बीजाणु चतुष्क या सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क 4 थे। पोषण दी टेपिटम ने, यशोदा ने, मैंने आपको बताया ही है। जब पोषण पाकर के घूमने टहलने लायक हो गए, हट्टे कट्टे हो गए, कपड़े उपड़े पहले आराम से मोटे, तब इनका नाम हो गया परागकण। ये कैसे है बेटा? अगुणित। कैसे है बेटा? अगुणित। और पीछे वाले डायग्राम में एक चीज ये भी ध्यान रखिए बेटा, ये भी सभी के सभी लघु बीजाणु कैसे है बेटा? अगुणित है। अगुणित ये है बेटा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिए बेटा, ये अगुणित है। कैसे है बेटा? अगुणित। ये प्रश्न पूछा गया यूपी बोर्ड का है कि लघु बीजाणु दुगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, त्रिगुणित। तो अगुणित है। अगुणित का मतलब हर एक सेट में एक एक गुणसूत्रों की संख्या होगी। यहाँ तक कोई बात नहीं। तो ये हो गया परागकण। अब इनका नाम क्या हो गया? परागकण मतलब चिंटू पिंटू वाले नाम, दुलारे वाले नाम। जैसे याद होगा ना कि माँ यशोदा बचपन में क्या बुलाती थी? कन्हैया। तो बाद में तो लोग उनको कन्हैया नहीं, क्या कहते थे? क्या बोलते? द्वारिकाधीश। तो अब ये परागकण द्वारिकाधीश की तरीके हो गए भाई, राजा महाराजा वाली सिचुएशन आ गई है। अब ये क्या करेंगे भैया? अब द्वारिकाधीश, रणछोड़, दुनिया भर के नाम।
अब ये चलेंगे रुक्मणी को लेने। तो चलिए पहले रुक्मणी लेने तो जा रहे हैं, तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये रुक्मणी लेने जब जाएंगे तो बात में बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका करेक्टर क्या है वैसे भी, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं परागकण की बेटा संरचना की। किसकी बात करते हैं बेटा? परागकण की संरचना पे बात करते हैं, परागकण की संरचना। अब नाम बदल गया, पुराना नाम इनका क्या था? कन्हैया। कन्हैया, तो कन्हैया किसके लिए प्यारे थे? यशोदा के लिए, तो माँ यशोदा बुलाती थी। लेकिन अब ये लोगों के लिए कन्हैया नहीं रह गया, अब लोगों के लिए क्या हो गए हैं बेटा? परागकण हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा। तो परागकण की संरचना, एक संरचना पढ़ा जाए तो परागकण बेटा देखें ऐसा होता है, कुछ जरूरी नहीं कि सब गोल होते हैं, कुछ लंबे मोटे पतले छोटे बहुत है, लेकिन सामान्यतः एक संरचना में अगर बनाओ तो देखो कुछ ऐसी संरचना होती है। ये संरचना में इसमें बेटा 2 स्तर होते हैं, ये पहला स्तर हो गया और ये इसमें बेटा दूसरा स्तर हो गया, ये इसका दूसरा स्तर हो गया, ये बेटा तीसरा स्तर हो गया, ठीक है बेटा। ये पहला स्तर, ये दूसरा, और ये सॉरी इसमें टोटल 2 स्तर होते हैं। ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। दूसरी परत देखो, पहली परत है जो ये अंदर वाली अंतः परत दिख रही है, इसे बोलते हैं अंतःचोल। अब मैं इसको पहले बाहर वाले की विशेषता बताता हूं। पहले वाली के चोल को बेटा बोलते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्साइन। इग्स मतलब बाह्यचोल, ठीक है बेटा। ये लगातार नहीं होती, बीच बीच में अनुपस्थित, इस कोने पे इस कोने पे, तो ये लगातार नहीं होती, ठीक है ना। लिख देंगे लगातार नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा ये मोटी होती है, दूसरा पॉइंट। खुरदुरी होती है, खुरदुरी होती है, मोटी होती है, खुरदुरी होती है, लगातार नहीं होती है, ठीक है। और मोटी हो गई, खुरदुरी हो गई, कठोर होती है बहुत ही, ठीक है। और ये बाह्यचोल होती है बेटा, ये पदार्थ से बनी होती है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पोरो। ये भी यूपी बोर्ड का प्रश्न, स्पोरो पोलेनिन। एक मिनट, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन इसको बोलते हैं, याद रखेंगे इसे। स्पोरो स्पोरोपोलेनिन इसको बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल होता है बेटा, दुनिया का सबसे कठोरतम, मैं हिंदी लिख रहा हूं तो कठोरतम पदार्थ होता है। इसे किसी भी प्रकार के एंजाइम, एसिड, एस्टियोसोफोर, एसियल, एक्वारिजिया कुछ भी ले लो, 100 सेंटीग्रेड का तापमान ले लो, कहीं पर भी से 120 से 130 सेंटीग्रेड के तापमान पर भी इस स्पोरोपोलिन को उठाकर फेंक दो, ये नष्ट नहीं होता। इस कारण से परागकण को सामान्यतः नष्ट नहीं किया जा सकता। दुनिया में आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं खोजा गया जो इसको नष्ट कर दे, ठीक है। इस चीज को याद है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्पोरोपोलिन का निर्माण परागकण को ये तैयार किया है ना, बट ये बाहर वाली परत दिख रही है, ये भी कौन दिया? यशोदा मैया ने इसको सुदर्शन चक्र दे के भेजा स्पोरोपोलिन नाम के, कि जाओ कुछ भी हो जाए तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, जाओ जहां मानो वहां सुदर्शन चक्र चला देना, काम हो जाएगा। तो भाई एक तरह से सुदर्शन चक्र है स्पोरोपोलिन। कौन दिया? यशोदा। यशोदा मतलब एपिटम दी रखी है, ठीक है। तो ये बाहरी परत है, लेकिन ठीक है, अच्छा कहीं घमंड ना आ जाए, इस कारण से बीच बीच में छेद भी कर दिया कि जब भी कभी दिक्कत आएगी तो यहीं से आएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिस स्थान पर ये नहीं रहती बेटा, इसको बोलते हैं बेटा जर्मपोर। क्या बोलते हैं बेटा? जर्मपोर बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को बोलते हैं हिंदी में जनन छिद्र। क्या बोलते हैं बेटा? जनन छिद्र बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जनन छिद्र बोलते हैं। अब आ जाओ अंदर वाली परत की बात किया जाए बेटा। जो अंदर वाली परत होती है बेटा, इसे बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं बेटा? अंतःचोल बोलते हैं। अंतःचोल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटाइन बोलते हैं, अंतःचोल बोलते हैं, इसी को इंटाइन बोलते हैं बेटा। ये लगातार होती है, इसके सारे बहुत सेम पॉइंट वैसे, ये लगातार होती है, मुलायम होती है, चिकनी होती है, वो खुरदरी चिकनी हो गई, ठीक है। तो ये पतली होती है, पतली, जस्ट उसका अपोजिट है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके अंदर अगर बात किया जाए तो बेटा दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को हमको मिलती हैं। एक कोशिका बेटा होती है जो छोटी होती है बेटा, दूसरी कोशिका जो होती है वो काफी बड़ी होती है। ये वाली जो कोशिका होती है ये बड़ी होती है, ये इसका केंद्रक हो गया, और ये जो है ये इसका केंद्रक हो गया। ठीक है ना बेटा, तो ये बड़ी वाली कोशिका होगी, छोटी वाली कोशिका। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ी वाली कोशिका में इसका इधर, इस बड़ी वाली कोशिका को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ी वाली ये, ठीक है ना, ये बड़ी वाली कोशिका, इस बड़ी वाली पूरी कोशिका को इधर इस अंतःचोल के अंदर दो कोशिका, इधर इधर, ये बड़ी वाली हो गई, नीचे छोटी वाली, तो बड़ी वाली कोशिका को बोलते हैं बेटा नली कोशिका। क्या बोलते हैं? नली कोशिका। नली कोशिका नाम क्यों पड़ा आगे समझ में आएगा, अभी नाम याद करने, संरचना पढ़ रहे हैं, इसको नली कोशिका बोलते हैं बेटा। और इसके केंद्र को बोलते हैं बेटा, जो व्हाइट कलर वाला इसका केंद्रक है इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बेटा नली केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा? नली को। तो नली कोशिका है तो इसका केंद्रक, हर कोशिका का अपना केंद्रक को इसे नली केंद्रक बोलते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा। और नली कोशिका को बोलते हैं ट्यूब सेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। ये जो है आपकी, ये नीली वाली जो आपको दिख रही है, इसको कलर में ये दूसरा यूज करना है, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस वाले छोटी वाली कोशिका बोलते हैं बेटा जर्म सेल। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म सेल बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को बोलते हैं हिंदी में जनन कोशिका। जनन कोशिका, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनन कोशिका को कई बार कुछ लोग जनन कोशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जनन कोशा, जनन कोशा बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। नली कोशिका को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं नली, इसको नली कोशिका के अलावा नली कोशा भी बोला जाता है। ये आपके पिछले साल का प्रश्न है, नली कोशा। ये पूछा गया था कि एक पराग परिपक्व पराग कण की संरचना में कितनी नली कोशिका और कितने जनन कोशा पाए जाते हैं। तो यही प्रश्न, कुछ सीरीज वालों ने इसका आंसर गलत लगाया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। एक नली कोशिका और एक जनन कोशा पाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग बोले एक नली कोशिका दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक जनन कोशिका दो नली कोशिका दो केंद्रक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक नली कोशिका और एक जनन कोशा पाए जाते हैं, एक परिपक्व पराग कोण की संरचना में पाया जाता है। नली कोशिका को इंग्लिश में मैंने बताया, इसे बोलते हैं ट्यूब सेल बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूब सेल्स बोलते हैं बेटा। और जनन कोशिका को बोला आपको, जर्म सेल बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। इस केंद्र को, इसके केंद्र को बेटा बोलेंगे जर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा? जर्म न्यूक्लियस। इसी को बोलते हैं जर्म केंद्रक, जर्म केंद्रक, या इसी को बोलते हैं जनन केंद्रक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी अगुणित होगा, नली कोशिका भी अगुणित होगी, और ये जर्म केंद्रक जो है ये भी आपका अगुणित ही होगा, क्योंकि परागकण की संरचना है, अर्धसूत्री विभाजन से बना है। अर्धसूत्री विभाजन से जब भी कोई चीज बनती है तो हमेशा ऐसे ही बनती है, इस चीज को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं कहूँ फिर से बता देता हूँ सारी चीज दो पर। अब देखो एक बार थोड़ा सा फिर से बात कर लेते हैं बहुत स्पीड से। परागकण की संरचना मैंने आपको बताया कि लघु विचरण चतुष्क बनेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे, पोषण प्राप्त करने के बाद आराम से कोट वोट पहनेंगे, मतलब स्पोरोपोलिन की इनको परत बन जाएगी, परिपक्व हो जाएंगे, कलोज बंधन मुक्त विकर टाइप्टन रिलीज करेगी और इनको आजाद कर देगी। यशोदा माता बोलेंगे अब जाओ तुम स्वतंत्र हो। जब इनके बारे में पढ़ने चले कि भैया अभी बारात जाने वाले हैं, तो बारात जाने से पहले देख लेते हैं है बारात जाने लायक है कि नहीं है। तो क्या होता है इनके अंदर, भाई द्वारिकाधीश बन गए ना, पहले तो कन्हैया थे यशोदा मैया के लिए, अब तो द्वारिकाधीश बन गए हैं, या और कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनकी लीलाएं क्या क्या है। तो भैया देखा गया, जब गौर से देखा गया तो बहुत शानदार एक सुदर्शन चक्र लेके बैठे हैं, स्पोरोपोलिन नाम का। इतना कठोरतम पदार्थ है दुनिया का, कहीं नष्ट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। स्पोरोपोलिन का बना, ये भी किसने दिया? यशोदा मैया। यशोदा मैया मतलब टाइप्टम ने इनको दिया है। बाचोल होती है, लगातार नहीं होती, बीच बीच में कुछ छिद्र दिख रहे हैं। ऐसा कारण क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, अगर होता क्या, अभी इसका कारण मैं आपको वहां पे बताऊंगा, जब निषेचन पढ़ाऊंगा तब तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। होता क्या है कि इस छिद्र से ही ये जनन केंद्रक निकलेगा, ये जनन केंद्रक है ना, जर्म न्यूक्लियस, क्योंकि यही निकल के मादा वाले से फ्यूज होगा, मादा केंद्रक से, तभी तो युग्मज बनेगा, निषेचन होगा और आगे चल के नया फल और नए बीज बनेंगे। अब पता चला इतना हार्ड मटेरियल है, पूरे में है, तो ये मतलब जनन केंद्रक बाहर निकलेगा ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं तो निषेचन ही नहीं करेगा। तो फिर भैया इस फायदा क्या इतनी ज्यादा सुरक्षा देने का कि निषेचन ही नहीं कर रहा है, अगली संतान उत्पन्न ही नहीं कर पा रहा। इसलिए देखो प्रकृति कितना बुद्धिमान है, पूरे में तो सुरक्षा देने के लिए कवर बना दे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा स्थान पर इस छिद्र को
इस परत को अनुपस्थित कर दिया, इस छिद्र को कर दिया, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। तो बाह जो लगातार नहीं होती, मोटी होती, खुरदुरी होती, बहुत ही कठोर होती है। दुनिया के किसी भी एसिड किसी भी तापमान 100-120, 100-120 की बात है नहीं कि लावा में उठा के फेंक दो तो उसकी बात अलग हो जाए। जो एनसीईआरटी लिखती है कि किसी प्रकार के दुनिया का आज तक कोई एंजाइम नहीं है, यहाँ तक कि सांद्र अम्ल में भी इसको डालने पर इसका कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये चीज आपको मैंने बता दी। दूसरी परत के अंतःचोल बोलते हैं, लगातार होती है न, और मैंने बताया लगातार होती, मुलायम होती, चिकनी होती, पतली। अब जब वहां पे लिखेंगे तो चित्र बना के इतना मेंशन कर दो और यही सारी चीज उतार दो एक तरफ से, बस हो गया भाषा, अपनी भाषा में, ठीक है। अब जैसे बच्चा परेशान है तो सब कैसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल लिखेंगे कि परागकण की संरचना में 2 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम लोग बाह्यचोल बोलते हैं। यह परत लगातार, अब जब आप लिखेंगे तो वहां हर भाषा को लंबा खींचो ताकि मैटर ज्यादा बने, तो एग्जामिनर को लगे बहुत लिखा पढ़ा है बच्चा। और जो मेन शब्द हो उनको अंडरलाइन कर दो, पटरी लिए रहो, बस आंसर लिखो, तुरंत खटाक दे उसको लाइन से अंडरलाइन कर दो। ये तरीका होना चाहिए ताकि एग्जामिनर की नजर आपकी कॉपी पड़े तो उसे लगे कि बहुत शानदार लिखा गया है। तो कई बार आप उत्तर गलत भी लिख रहे होते हो, या कोई आपकी अगर एक एग्जामिनर कॉपी देखे तो उसके अंदर मतलब ऐसी छवि क्रिएट हो कि बहुत पढ़ा लिखा बच्चा बहुत सुंदर लिखता है। तो अपने आप अगर पीछे के जो प्रश्न हैं, कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा होगा, आपने मेन चीजें अंडरलाइन कर दी तो अपने आप एग्जामिनर नंबर देता चला जाता है। ये एग्जामिनर की थिंकिंग होती है बेटा। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है ना वो आपकी कॉपी की राइटिंग, आपकी लेबलिंग, आप क्या अंडरलाइन किए हो, कौन से शब्द रखे हो, 2-3 प्रश्न में पता चल जाता है, तो उसी से नंबर मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिमाग में क्राइटेरिया बन जाता है, इसको 10 में 10 देना है कि 10 में 8 देना है कि 10 में 9, ये चीज होती है, ठीक है ना। तो सिंपल बोलेंगे लगातार होती है। और जो बाह्य परत होती है, अब खींचना है ना मैं तो सिंपल लिखेंगे, यह लगातार होती है, बहुत ही मोटी परत होती है, बाह्यचोल खुरदरी होती है, बाह्यचोल अत्यंत कठोर होती है। इसके पश्चात जो इसके साथ ही यह लगातार नहीं होती है, तो जिस स्थान पर अनुपस्थित हो उसे जनन छिद्र कहते हैं। इधर इन 3-4 लाइन, अब उसके बाद लिखेंगे तथा परागकण की जो दूसरी परत होती है उसे अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। यह परत लगातार होती है और काफी मुलायम होती है तथा साथ ही चिकनी और पतली होती है, परंतु यहाँ पर लगातार होने के कारण इसमें किसी प्रकार के जनन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद लिखे अंतःचोल के अंदर अंतःचोल के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक आकार में छोटी होती है, एक आकार में बड़ी होती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे नली कोशिका या नली कोसा कहा जाता है। इसके केंद्र को हम लोग नली केंद्र कहते हैं। उसके पश्चात जो छोटी वाली कोशिका होती है जिसे हम लोग जनन कोशिका या जनन कोसा कहते हैं, इसके केंद्र को जनन केंद्र कहते हैं। यही निषेचन में भाग लेता है। परागण होने के पश्चात यही मादा युग्मक से संलेनित करता है और युग्मज का निर्माण करता है, जिससे नए फल और बीज का निर्माण होता है। ये लो, लंबी चौड़ी भाषा हो गई एक पेज की, आराम से बढ़िया नंबर लाओ। एक पेज होगा, चित्र बना दिए, 2 पेज का आंसर हो गया। लगेगा एग्जामिनर अच्छा से लिख दिया बढ़िया, तो मस्त हो गया काम अपना, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक सारी बात हो गई। अब बेटा 2 चीजें हैं, जैसे मैंने हम कहा कल हम लोग मैंने आपको बोला कि कल हम 2 चीज करेंगे, फ्लावर का डिटेक्शन देखेंगे और साथ ही साथ विभाजन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जिनको नहीं आता उसके बाद अगला टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बेटा, तो थोड़ा सा आपका लाइक और आपके कमेंट्स और आपका शेयर ही हमारा ऊर्जा या कह सकते हैं हमारी पूंजी है, तो इस पे जरूर ध्यान दें।